हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 6 करने जा रहे हैं और ये है रूरल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हमें देखेंगे रूरल डेवलपमेंट में व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल गांव वगैरह में क्या क्या परेशानियां लोगों को फेस करना पड़ता है और क्या क्या व्हाट ऑल स्टेप्स कैन बी टेकन जिससे कि हम इन परेशानियों से गांव के लोगों को हम निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। सो इंट्रोडक्शन। सो इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ पुअर पीपल लिव इन द रूरल एरिया। ज़्यादातर लोग इंडिया में गाँव वगैरह में रहते हैं वेयर दे डू नॉट हैव एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो उनको जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ वगैरह ये सारे चीज़ उनको नहीं मिल पाता है। अराउंड 27% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। और ज़्यादातर लोग अभी भी 22% से अराउंड 22% लोग जो हैं उनको बेसिक जो नेसेसिटी है वो भी नहीं मिल पाता है, ठीक है, और दे लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। So agriculture with the maximum share of rural economy has grown at a meager rate of 2.7% in last 50 years। देखो लास्ट 50 ईयर में सिर्फ 2.7% के ग्रोथ रेट से एग्रीकल्चर का ग्रो हुआ है और ये बहुत कम है, जबकि ज़्यादातर लोग इसी पे डिपेंड करते हैं। ड्यूरिंग 2007 to 2012 एग्रीकल्चर आउटपुट हैज़ ग्रोन एट 3.2%। ये भी बहुत कम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है बहुत कम हुआ है। The share of agriculture sector to GDP was on decline and there has been increase in the share of industrial and service sector। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन वो कम होने लगा और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का बढ़ना शुरू हो गया। However, the population depend on agriculture sector did not show any significant change। लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर पे जो लोग डिपेंड कर रहे हैं उनका कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आया है, ठीक है। मोर ओवर ऑफन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिसएलरेटेड। एक्चुअली क्या है कि 1991 में जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया था उसके बाद से एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो कम होना शुरू हो गया, 3% पर एनम ड्यूरिंग 1991 एंड 2012 विच वाज लोअर देन द अर्लियर पीरियड। तो और ज़्यादा हम और कम होना शुरू हो गया जैसे हम प्रॉपर वे में ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करने लगे हैं। तो सो रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रूरल एरियाज एंड रूरल पीपल आर डेवलप्ड सो दैट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिया कुड बी अचीव। तो अगर हम चाहते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ हो इंडिया का तो हमें गाँव को डेवलप करना बहुत जरूरी है, रूरल एरिया को डेवलप करना बहुत जरूरी है। सो अब देखते हैं मीनिंग क्या है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल एरिया। तो आप आमतौर पर गाँव वगैरह में क्या है कि एग्रीकल्चर मेन सोर्स है, ज़्यादातर लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। सो डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर विल कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ रूरल एरिया। अगर हम एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो गांव में लोग रहते हैं ज़्यादातर उनका डेवलपमेंट होगा। इन टर्म्स रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड नॉट ओनली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बट ऑल्सो इन्वॉल्व अदर एस्पेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल एज वेल। तो इस तरह से सिर्फ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट से ही रूरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बल्कि और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है जो है जिसे हमें डेवलप करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि रूरल डेवलपमेंट हो। तो इन ऑर्डर टू अचीव रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वेरियस प्रोग्राम इन इस 5 ईयर प्लान। तो आपको पता है कि इंडिया में प्लानिंग सिस्टम शुरू हुआ था 1951 में और उस प्लान के तहत बहुत सारे प्रोग्राम पॉलिसी अडॉप्ट किए गए हैं जिससे कि गांव का डेवलपमेंट हो सके, रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो सके। सो क्या क्या तरीका है, प्रोसेस, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, कैसे हम रूरल डेवलपमेंट करते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट एम्स एट कॉम्प्रिहेंसिव चेंज एंड इंप्रूवमेंट इन रूरल लाइफ। तो पूरा रूरल लाइफ को चेंज करना इन ऑल एस्पेक्ट, हर तरह से। सम ऑफ द एरिया विच आर चैलेंजिंग एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया इंक्लूड। क्या क्या एरिया गांव का जिसको हम डेवलप कर सकते हैं जिससे कि रूरल डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मतलब होता है कि लोगों को लिटरेसी प्रोवाइड करना, एजुकेशन देना, स्किल डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ फैसिलिटी। अगर गांव के लोगों को मिलता है तो ऑटोमेटिकली दे विल कंट्रीब्यूट मोर टू द कंट्रीज डेवलपमेंट एज वेल एज देयर ओन डेवलपमेंट। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रोड, इरीगेशन फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी। उनको अगर लोन मिलता है प्रॉपर टाइम में, बेटर फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये सब मिलने से शायद हम ऑटोमेटिकली गांव का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर जिसकी वजह से गांव का डेवलपमेंट हो सकता है,
रोड हो गया, रेलवे हो गया, ब्रिज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। लैंड रिफॉर्म एक अलग एस्पेक्ट है। एक्चुअलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लैंड टू द टिलर। देखो, हम जो लोग खेत जोतते हैं उनको ज़मीन दे दो, ये लैंड रिफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है। इंप्रूवमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल कल्टिवेटर। और जब जो लोग कल्टीवेट कर रहे हैं गांव में, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है, उनका सोशल स्टेटस बहुत लो होता है, तो अगर हमको ज़मीन मिलता है उनको, तो देयर स्टेटस विल सर्टनली इंप्रूव। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और खेती बाड़ी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है हमें किसी भी तरह से। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, फिर है कि हम गरीबी हटाना। सो आज अर्लियर अराउंड 30% टोटल पॉपुलेशन स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन। आज भी 30% से के 30% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। सो देयर इज एन सीरियस नीड फॉर टेकिंग सीरियस स्टेप फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन। और वीकर सेक्शन की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए हमें गरीबी को दूर करना पड़ेगा, एलिवेशन को हटाना। ठीक है। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी टू एनहेंस द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली इन नॉन फार्म एक्टिविटी अदर देन फार्मिंग। तो फार्मिंग के अलावा और भी हम बहुत सारी चीज़ डेवलप कर सकते हैं गाँव में। पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपिंग हो गया, हनी बी, हॉर्टिकल्चर, ये सब चीज़ को डेवलप करके हम खेती बाड़ी से लोगों को डाइवर्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स अदर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और इनकम का। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम गांव का डेवलपमेंट को कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि गांव का डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पैसा। अगर उनको लोन मिलता है प्रॉपर टाइम पे, तो सर्टेनली उनका डेवलपमेंट हो सकता है। तो वही हम पढ़ रहे हैं रूरल क्रेडिट के बारे में। गांव में जो लोन वगैरह मिलने का जो कैसे मिल सकता है, क्या क्या इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया, क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ता है। ठीक है। सो इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन द क्रॉप शोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। देखो क्या होता है ना कि किसान जब फसल लगाते हैं और जब हार्वेस्ट करते हैं, इन दोनों के बीच में देयर इज ऑलवेज टाइम गैप ऑफ 4 to 5 मंथ होता है। और इसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, सीड्स खरीदने के लिए या और भी इम्प्लीमेंट वगैरह खरीदने के लिए, सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। फार्मर्स बोरो फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज टू मीट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, इम्प्लीमेंट्स वगैरह एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस। और जैसे मैरिज हो गया, डेथ, रिलीजन, सेरेमनीज वगैरह में भी लोग खर्चा करते हैं, उसके लिए भी बोरो करते हैं। सो क्रेडिट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू द एग्रीकल्चर production. An efficient and effective rural credit diversified system and crucial for raising the agricultural productivity and income. तो अगर हम चाहते हैं कि गांव में जो एग्रीकल्चर कंडीशन इंप्रूव हो, लोगों का इनकम इंप्रूव हो, तो हमें चाहिए कि उनको क्रेडिट फैसिलिटी दे और एक रियल क्रेडिट फैसिलिटी उन्हें मिले जिसमें कि वो एक्सप्लॉइट ना हो। ठीक है। तो ये है हमारा जरूरी कि वाई डू वी नीड टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू रूरल पीपल। अब सोर्सेज क्या, कहाँ से उनको क्रेडिट मिलता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि देयर आर 2 सोर्सेज फ्रॉम विच दे गेट रूरल क्रेडिट। एक तो नॉन इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। एक नॉन इंस्टीट्यूशनल पढ़ेंगे इसके बारे में, और इंस्टीट्यूशनल सोर्स मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पहले देखते हैं। सोर्स हैव बीन द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। जो बहुत परंपरागत या बहुत सालों से किसान जो हैं इस सोर्स के थ्रू ही लोन लेते रहे हैं। ठीक है। सो द मेजर नॉन ट्रेडिशनल सोर्स कौन कौन सा? मनी लेंडर। तो गांव में मनी लेंडर होते हैं जो कि ब्याज पे पैसे देते हैं। आमतौर पे ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं अकाउंट्स को, जिससे कि वो किसानों को एक्सप्लॉइट कर सके। दूसरा है रिलेटिव्स। तो किसान जो होते हैं कभी कभी अपने रिलेटिव से पैसा बोरो करते हैं जिसपे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है, from their own relative. These loans are kind of informal loans and are normally returned after harvest. जो फसल कटने के बाद इसको लौटा दिया जाता है। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, ट्रेडर्स भी इनको लोन देते हैं। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीजेंट्स फॉर मॉर्टगेज ऑफ क्रॉप्स। कि वो बोलते हैं कि जो भी तुम्हारा फसल होगा उसमें वो अगर नहीं चुका जाए तो हम सारे ले लेंगे, इस तरह से। और ऑन द कंडीशन दैट द क्रॉप्स विल बी सोल्ड टू देम एट लो पे। और ये भी बोलते हैं कि पैसा ले लो अभी, लेकिन जो भी क्रॉप उगेगा वो हमें बेच देना सस्ते दामों पे। तो इस तरह से वो लोग भी एक्सप्लॉइट करते हैं। रिच लैंडलॉर्ड जो होते हैं, इवन दे ऑल्सो गिव लोन एंड एक्सप्लॉइट द स्मॉल पीजेंट्स। ठीक है। सो अब हम देखें कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या है, जो परंपरागत सोर्स है, जो बहुत सालों से किसान इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो होता है वो सोर्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या है कि टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट चीप। एक तो उनको सफिशिएंट, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट लोन मिले, क्रेडिट मिले और सस्ते में मिले, ये 2 चीज़ डिमांड है उनका। टू असिस्ट ए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन रेजिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम।
और ये भी ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम उनको सस्ते इंटरेस्ट रेट पे किसानों को क्रेडिट देते हैं तो वो लोग भी अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव को बढ़ा पाएंगे और इस तरह से उनका इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट आर, एक तो कोऑपरेटिव हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, और भी दो हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है, और नबार्ड। हम देखेंगे नबार्ड का क्या रोल है। तो ये चार जो है मेनली बैंक्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर आता है। कोऑपरेटिव क्रेडिट, ये भी क्रेडिट देते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है प्रोवाइड क्रेडिट अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ लैंड, तो लैंड अगर गिरवी रखते हो तो आपको लैंड डेवलपमेंट बैंक से लोन मिल सकता है। कमर्शियल बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है किसानों को। रीजनल रूरल बैंक प्रोवाइड क्रेडिट स्पेशली टू स्मॉल फार्मर इन रूरल एरिया, तो छोटे छोटे फार्मर्स को रीजनल रूरल बैंक से मिल सकता है। गवर्नमेंट भी एक तरह का लोन देता है किसानों को, सीड्स वगैरह फर्टिलाइजर पैसे खरीदने के लिए, उसको हम टक्का भी लोन बोलते हैं, याद रखना। क्या, कौन सा लोन? टक्का भी लोन, जो कि इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम होता है एक साल में। और एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमेशा, इंपॉर्टेंट है। तो सेटअप इन 19 कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स में सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है ऑफ रूरल क्रेडिट टू प्रमोट स्ट्रेंथ एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो इनका मेन काम जो है कि जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना, मेक श्योर दैट कि वो एडिक्वेट फाइनेंस दे रहे हैं किसानों को, और क्रेडिट सिस्टम को और स्ट्रेंथन करना। ठीक है, सो आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कब सेटअप किया था। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डेवलप हुआ है, इसको हम माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो फाइनेंस, तो इसको लिखना है आपको, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिखना है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इन द कंट्री इन रिसेंट ईयर, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। देयर फोकस इज लार्जली ऑन दोज रूरल पुअर हु हैव नो सस्टेनेबल एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। तो इन आमतौर पे जो लोगों के पास मॉर्गेज रखने के लिए ज़मीन वगैरह नहीं है, ऐसे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर डिमांड करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप पे। सो देयर टारगेट ग्रुप कंप्राइजेज ए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे फार्मर या छोटे से थोड़ा सा बड़े फार्मर होंगे, उन लोग करते हैं। एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लेबर आर्टिसन, ये लोग भी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से फ़ायदा उठाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट केयरफुल यूज ऑफ मनी दैट कम्स टू मेंबर थ्रू स्मॉल कंट्रीब्यूशन। तो ये मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं या आर्टिसन होते हैं, वो जो लोन लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उनको इन लोग समझाते हैं कि तुम लोग जो पैसा ले रहे हो उसको सही से इस्तेमाल करना, जिससे कि तुम लोग का इनकम बढ़े, ना कि और कर्जे में डूब जाओ। From the pooled money, credit is given to the needy member at a reasonable interest rate, which is to be paid in a small installment. और जो पैसा कलेक्ट होता है, क्योंकि हर मेंबर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, और उस कंट्रीब्यूट मनी को में से जिसको लोन चाहिए वो लोन मिल जाता है, और बिना मॉर्गेज के। दूसरी बात है कि इसमें और एक फ़ायदा होता है कि हमें जो लोन है इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी चुका सकते हैं हम। ठीक है, बाई मार्च 2012 मोर देन 53 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैड बीन बेनिफिटेड फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ऐसे बहुत सारे फार्मर, इतने सारे फार्मर जो है बेनिफिट हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप से। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन का एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण में भी ये हेल्प किया है। हाउएवर द बोरोइंग आर मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस एंड नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन इज बोरोड फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन हम देखते हैं कमी है, ये इसका लिमिटेशन है या डिफेक्ट है कि ज़्यादातर बोरिंग जो होता है ना, वो कंजम्पशन के लिए, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए, एग्रीकल्चर में लगाने के लिए यूज होता है। तो ये एक तरह से नुकसान है। ठीक है, सो इसको हमें अवेयरनेस क्रिएट करना, जिससे कि लोग ऐसा ना करें, और जो लोग जो है वो सही से इस्तेमाल करें जो पैसा ले रहे हैं। क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ रूरल बैंकिंग। तो रूरल बैंकिंग का क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, हम देखते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या क्या है या डील लिमिट क्या क्या है। द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इज इनसफिशिएंट इन कंपेरिजन टू इट्स डिमांड। तो जितना डिमांड मान लो 100 करोड़ का डिमांड है, सिर्फ 20-30 करोड़ उनको मिलता है। तो ये भी एक कमी है कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अरेंजमेंट हैव फेल्ड टू कवर द एंटायर रूरल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। तो आमतौर पर जो हमारे बैंक वगैरह है वो सारे रूरल फार्मर को कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मे बी सम और अदर रीजन हो सकता है।
द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन टू द फार्मर इज ऑल्सो इन, इतना सफिशियंट नहीं मिलता है, कम मिलता है। पुअर फार्मर्स आर जनरली गिवन लेस अलॉटमेंट एज कम्पेयर टू रिच फार्मर, अगर फार्मर को मिलता भी तो गरीब फार्मर को कम मिलता है, रिच फार्मर को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और इसलिए क्योंकि शायद गरीब फार्मर के पास अपना अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनके पास ना ही मॉर्गेज करने के लिए लैंड है, और भी कुछ दिक्कतें आती हैं, वो दे आर नॉट लिटरेट। हाँ, सो द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ड्यू इज मेजर कंसर्न इन दिस एरिया। ओवर ड्यू मतलब होता है लोग लोन ले लेते हैं, चुकाते नहीं हैं, और इस तरह से वो इंटरेस्ट बढ़ते जाता है और ओवर ड्यू हो जाता है। सो ये भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ डिफॉल्टर्स वर कैटेगराइज विलफुल डिफॉल्टर। आमतौर पर लोग जानबूझ के, किसान जो है एक बार लोन लेते चुकाते नहीं हैं, ये सोच के कि शायद गवर्नमेंट फ्यूचर में माफ़ कर दें। ठीक है, सो ये पहला टॉपिक ख़त्म हो गया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। तो रूरल पीपल सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि उन्हें पैसे की प्रॉब्लम है, बल्कि वो लोग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं पाते हैं रीजनेबल प्राइजेस पे, और ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर मान लो उनका जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो अगर उनको उनके प्रोडक्ट का अच्छा प्राइस मिल जाए तो दैट ऑल्सो इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स। ठीक है, सो देखते हैं मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज ए प्रोसेस, एक तरीका है, एक जरिया है, दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब होता है कि इकट्ठा करना, स्टोर करना, प्रोसेस मतलब उसको साफ़ सुथरा करना, ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग करना, ग्रेडिंग करना, एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी टू अक्रॉस द कंट्री, सब जगह लेके जाना। ये सारे चीज़ इन्वॉल्व होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। सो ठीक है, समझ में आया एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज एन एफिशिएंट वे बाय विच द फार्मर्स कैन डिस्पोज ऑफ देयर सरप्लस प्रोड्यूस। तो जो भी उनके पास सरप्लस होता है उसको फेयर प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे डिस्पोज ऑफ कर सके, मार्केट में बेच पाएँ, उसी को बोलते हैं हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग। लेकिन उन्हें बहुत सारा दिक्कत फेस करना पड़ता है। देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है फार्मर को जब वो अपने प्रोडक्ट को ग्रो करने में, बेचने जाते हैं। तो एक तो मैनिपुलेशन में बिग फार्मर, तो बिग फार्मर जाते हैं गाँव वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे किसानों को उनके माइंड को चेंज करते हैं, उनको उनसे सस्ते में सामान खरीद लेते हैं और जाके शहर में ह्यूज मार्जिन पे जाकर सामान बेचते हैं। तो इस तरह से बिग ट्रेडर्स जो होते हैं वो किसानों को मैनिपुलेट करते हैं। फार्मर्स वर ऑफन फोर्स टू सेल एट अ लो प्राइस ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। एक तो उनको पता नहीं होता है कितने में मार्केट में सामान मिल रहा है, तो वो बोलते हैं इतना में मिल रहा है, और इस तरह से उनको सस्ते में बेच देते हैं, सस्ते में बेचने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फार्मर्स डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। उनको पास अगर मान लो बेचना भी चाहें, मान लो कि अभी उन्होंने हार्वेस्ट किया और आफ्टर 3 मंथ जो है उनको कोई भी चीज़ का प्राइस अच्छा मिल पाएगा, लेकिन वो 3 महीने रखेंगे कहाँ, तो देवर कंपेयर टू सेल टू द मिडिल मैन। ठीक है, सेलिंग रिटर्न therefore government intervention because necessary become necessary to regulate the activity of the private trade। तो इसलिए किसानों को प्रॉपर पैसा दिलाना उनके प्रोडक्ट के लिए और वो एक्सप्लॉइट ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। तो मेजर क्या क्या गवर्नमेंट ने उठाया है। एक तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द फॉलोइंग मेजर्स टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एक तो रेगुलेटेड मार्केट, तो हम देखें क्या होता है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद द व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर फ्रॉम द माल प्रैक्टिस ऑफ बिग ट्रेडर्स है ब्रोकर्स। जो दलाल होते हैं या ब्रोकर होते हैं या बिग ट्रेडर होते हैं जो उनको मैनिपुलेट करते हैं और उनसे सामान सस्ते में खरीद लेते हैं, उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटेड मार्केट सेटअप किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब जो रोड वगैरह, रेलवे, गोदाम वगैरह, कोल्ड स्टोरेज, ये सब चीज़ फार्मर को प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपने सामान को स्टोर कर रख सके और तब बेचे जब उन्हें प्रॉपर प्राइस मिले। कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी डेवलप किया गया, जैसे कि अमूल वगैरह हो गया। किसान जो होते हैं, इंडिविजुअल किसान जो होते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर नहीं होता है, लेकिन जब वो कलेक्टिव वे में काम करते हैं तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है एडवर्टाइज करने का, प्रोसेस करने का, ग्रेड करने का, और ये काम कोऑपरेटिव करता है। अंडर दिस मार्केटिंग सोसाइटी आर फॉर्म्ड बाय द फार्मर्स टू सेल द आउटपुट कलेक्टिवली। ठीक है, एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो मैंने बताया, तो इस तरह से जो भी जैसा अमूल है एक ऐसा कोऑपरेटिव है जो कि जो लोग भी इनसे जुड़े होते हैं गांव के, ऐसे लोगों के पास से मिल्क कलेक्ट करता है, फिर उसको ग्रेड करता है, फुल क्रीम, टोन मिल्क, हाफ टोन, डबल टोन, ये सब चीज़। उसके बाद उसको पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करके एक लेवलिंग करता है, लेवलिंग करने के बाद मार्केट में बेचता है, और जो भी पैसा आता है वो सारे जो मेंबर होते हैं उनको प्रॉफिट जो भी होता है वो इन सारे जो लोग
मेंबर होते हैं उनको मिल जाता है। तो इस तरह से कोई एक्सप्लॉइट नहीं करता है इनको, ये भी एक तरीका है इनको बचाने के लिए। डिफरेंट पॉलिसीज इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द फॉलोइंग पॉलिसी। एक तो पहला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। मिनिमम सप्लाई होता है क्या, एमएसपी हमने पहले पढ़ रखा है। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ 24 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट आ सकते हैं एक नंबर का एग्जाम्पल, वीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर कैन, पल्सेस वगैरह का, ठीक है। और अगर मान लो कि किसी भी तरह से कभी कभी क्या होता है प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और उस साल सप्लाई ज़्यादा हो जाता है प्रोडक्ट का, तो उसकी वजह से प्राइस गिर जाता है। अगर मान लो किसान ने ये सोच के ग्रो किया है कि वो 20 रुपीज़ के जी बेचेगा, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से सप्लाई बढ़ने की, ज़्यादा मार्केट में सप्लाई होने की वजह से प्राइस गिर के मान लो 10 रुपीज़ हो गया, तो उस समय किसान को नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट पहले डिक्लेयर कर देता है कि अगर मान लो आपको गवर्नमेंट पहले डिक्लेयर कर देता है एमएसपी दैट इज़ 15 रुपीज़ हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। अगर मार्केट में 20 रुपीज़ मिल रहा है तो आप वहाँ जाकर बेच लो। अगर मान लो कि मार्केट में प्राइस जो है ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से गिर के 10 रुपीज़ हो गया, तो यू कैन गो एंड सेल इट टू द गवर्नमेंट। सो इन दिस वे फार्मर्स आर मेड एश्योर्ड कि इतना तो प्राइस उन्हें मिलेगा ही अपने क्रॉप का। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो भी खरीदता है एमएसपी पे किसानों से, उसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम है उनमें रखता है, जैसे राइस, व्हीट वगैरह, और उसी को जो स्टोर करके रखा हुआ है जिसको हम बफर स्टॉक बोलते हैं। और ये बफर स्टॉक जो होता है वो बाद में पीडीएस के थ्रू गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है, या जो एरिया में शॉर्टेज है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज राशन शॉप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, राशन शॉप होता है ये। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन आवर कंट्री ऑपरेट थ्रू द राशन शॉप, ठीक है, विच ऑफर एसेंशियल कमोडिटी लाइक व्हीट एंड राइस एट ए प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस टू वीकर सोसाइटी। और इस तरह से इन लोग व्हीट, राइस या एसेंशियल कमोडिटी जो होते हैं वो बहुत सस्ते में देते हैं, जो कि मार्केट में जितना रेट होता है बहुत हाई होता है, बट इनके पास वो रेट बहुत कम होता है। तो गरीब लोग इनसे खरीदते हैं और इस तरह से उनका एटलीस्ट न्यूट्रिशनल नीड तो पूरा हो रहा है, भूखे मर तो नहीं रहे उन लोग, ठीक है। और एक और है, नेक्स्ट है एमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल। कौन सा मार्केटिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल कौन कौन से, एक तो ओरिजिनल फार्मर मार्केट। देखो फार्मर्स कैन इंक्रीज देयर शेयर इन द प्राइजेज पेड बाय द कंज्यूमर इफ दे डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर। देखो एक तरीका है कि अगर मान लो किसान को अच्छा प्राइस मिल सकता है अपने प्रोडक्ट का, अगर वो सीधा सीधे कंज्यूमर को बेचे तो। एज ए रिजल्ट द कंसेप्ट ऑफ फार्मर मार्केट डेवलप किया गया, was started to give boost to the small farmers by providing them direct access to the consumer। अब जैसे मान लो किसान ग्रो करते हैं और सीधे इस तरह के रेगुलेटेड मार्केट में चले जाते हैं और वहाँ पे अपना सामान बेच सकते हैं इजीली, और प्राइस जनरली फिक्स, सो उस प्राइस पे वो दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट, ठीक है। और इस तरह से मिडिल मैन जो होते हैं, जो उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उस मिडिल मैन के एक्सप्लॉइटेशन से बच सकते हैं। जैसे कुछ रेगुलेटेड मार्केट जो है वो अपनी मंडी, तो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपनी मंडी होता है हरदासपुर मंडी, रायपुर बाजार और उजावर संडी। अब ये अलग अलग जगहों पर, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी में कौन सा रेगुलेटेड मार्केट है पूछ सकते हैं, तो अपनी मंडी है। पुणे में कौन सा, हरदासपुर मंडी है। आंध्र प्रदेश में रायपुर बाजार है, और तमिलनाडु में जो हम उजाविर संधी बोलते हैं, ये भी मार्केट का नाम है रेगुलेटेड मार्केट का। और एक तरीका है कि अलायंस विद द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी। सो बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि फूड प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं, पिकल का कंपनी हो गया, चिप्स हो गया इनका, तो इन लोगों को भी बल्क में पोटैटो वगैरह या जो भी चीज़ यूज़ होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो इन लोग क्या करते हैं, फार्मर को जाकर एडवांस दे देते हैं पैसा, ठीक है, कि ये लो मे बी 50,000 रुपये जैसे दे दिए उन्होंने, ठीक है, और बोले कि तुम इतने जितना भी एरिया उसमें पोटैटो ग्रो करो और सारे पोटैटो हमें बेच दो। और इस तरह से प्राइस पहले से फिक्स किए होते हैं, अगर फसल अच्छा होता है तो भी इन्हीं को बेचना है, ख़राब होता है तो भी इन्हीं को बेचना है। इस तरह से किसान को कुछ हद तक राहत मिल जाता है। तो ये भी एक तरीका है। सेवरल नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी फूड चेन इंक्रीजिंगली एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अलायंस विद द फार्मर, दे एनकरेज द फार्मर टू कल्टिवेट द फार्म प्रोडक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह ऑफ द डिजायर क्वांटिटी, और बोले उन्हें बेच दो, ठीक है। सो इस तरह से ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में। अब हमारा थर्ड टॉपिक जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो इसको देखते हैं क्या है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सो डाइवर्सिफिकेशन का दो पार्ट होता है, एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जैसे मान लो कि हम पहले एक क्रॉप लगाते थे, अब बाकी दूसरे क्रॉप भी लगाना शुरू कर दिए, तीसरे क्रॉप भी लगाना शुरू कर दिया अपने लैंड पे, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन
ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मान लो पहले हम सिर्फ खेती बाड़ी करते थे, अब हम शॉपकीपिंग भी करने लगे, पोल्ट्री फार्मिंग भी, डेयरी प्रोडक्ट भी बेचना शुरू कर दिया। इस तरह से इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, हम दोनों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, इट इन्वॉल्व शिफ्ट फ्रॉम द सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग। मतलब पहले एक ग्रो करते थे, बहुत सारे क्रॉप ग्रो में, मान लो आपने एक ग्रो किया, फिर इसको 4 महीने बाद हार्वेस्ट करना, दूसरा क्रॉप लगा दिया आपने, फिर हार्वेस्ट करना, तीसरा क्रॉप लगा दिया, इस तरह से। इट इन्वॉल्व शिफ्ट फ्रॉम क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन टू कैश क्रॉप। पहले हम मान लो सिर्फ फूड ग्रेन ग्रो करते थे, राइस व्हीट वगैरह, अब हम कैश क्रॉप जैसे कि हो गया आपका ये जो मार्केट में बेच सके, जूट वगैरह हो गया, टी कॉफ़ी हो गया, ये सब चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिए। द मेन एम इज़ टू प्रमोट शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस, मतलब जीने खाने के लिए जो फार्मिंग होता है, से कमर्शियल फार्मिंग जिसको मार्केट में बेच सके हम, ऐसा फार्मिंग को बढ़ावा देना हो गया। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर ऑन 1 और 2 क्रॉप एज दे आर एंगेज्ड इन ग्रोइंग वेराइटी ऑफ। तो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम मतलब होता है ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप इन ए ईयर। ठीक है, तो हम एक क्रॉप पर डिपेंड नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे क्रॉप हम उगाते हैं साल में, तो इस तरह से हमारा हम वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स उगाते हैं और हमारा इनकम भी डाइवर्सिफाई होने लगता है। सो दूसरा जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इसमें क्या आता है कि इट इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देन एग्रीकल्चर नॉन फार्म एक्टिविटी में हमें एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है। सो इट वुड प्रोवाइड ऑल्टरनेट एवेन्यू ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो एक तरह से मान लो खेती बाड़ी में से जो आ रहा है, लेकिन दूसरा काम भी अगर वो लोग शुरू कर देते तो इससे भी कंटिन्यूस पैसा आते रहेगा। तो सस्टेन लाइवलीहुड मतलब कंटिन्यूसली जीने खाने का इनकम आते रहेगा। नॉन फार्म एक्टिविटी हैज़ सेवरल सिग्निफिकेंट लाइक एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये प्रोफेशन भी साथ में कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग हो, फिशरी हो गया, ये सारे एक्टिविटीज़ में भी फार्मर इंगेज हो सकते हैं और इस तरह से अपने को एश्योर्ड इनकम फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, रीजन हमें क्यों डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि जब प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the economic development. However, the vast majority of rural population work on the land and there is a greater risk of depending only on agriculture. तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गांव के इकोनॉमी में। और दूसरी बात है कि ज़्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं और सारा उनका जो दे डिपेंड मोर ऑन एग्रीकल्चर देन इन अदर एक्टिविटी। लेकिन अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं तो इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा। एक तो ग्रेटर रिस्क ऑफ डिपेंडिंग ऑन द फार्मिंग फॉर कल्टिवेशन। सो द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन क्यों है, क्योंकि एक क्रॉप पे कंप्लीट डिपेंड होना एक तरह से रिस्क हो सकता है कि अगर मान लो क्रॉप फेल हो गया, फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया उससे, अगर क्रॉप बर्बाद हो गया तो फिर कहाँ से, हाउ दे विल सर्वाइव। सो टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन फॉर द, और इससे क्या होता है कि रेगुलर उनको पैसा मिलता रहेगा। मान लो डेयरी फार्मिंग है या फिशिंग है तो इससे भी उनको एग्रीकल्चर के अलावा और भी पैसा मिलता रहेगा, तो उनका जो सस्टेन्ड लाइवलीहुड होगा। बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या है, एक तो मच ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी आर सेंट्रलाइज। आमतौर पे जितने भी सारे एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी जो है ना वो कंसनट्रेटेड इन द खारिफ सीजन। ज़्यादातर काम जो है खारिफ, आपको पता है 3 सीजन होता है, खारिफ सीजन, राबी सीजन और जायद होता है। ठीक है, तो खारिफ जो होता है, राबी जो होता है विंटर में होता है, ये समर में होता है, ये विंटर में होता है, और ये इन बिटवीन समर और विंटर होता है, तो जायद होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर काम जो है इंडिया में हम खारिफ सीजन के समय देखने को मिलता है, जबकि बारिश होता है इंडिया में और उस समय लोग इंगेज होते हैं एग्रीकल्चर में और बहुत सारे क्रॉप ग्रो होता है। ड्यूरिंग द राबी सीजन इट बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन द एरिया वेयर देयर आर एडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटी। ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है कि जो सीजन में खेती बाड़ी कम होता है उस सीजन में लोगों को काम नहीं मिल पाता है, और काम ना मिलने की वजह से वो उनका परेशानी में फंस जाते हैं। आमतौर पे जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है वहाँ पे तो लोगों को काम मिल जाता है, लेकिन जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं वहाँ पे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है और अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सो इसलिए हम चाहिए कि अलग अलग एग्रीकल्चर एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई करने से जब उनको काम नहीं मिलता उस समय दूसरा काम में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम उनको आता रहेगा। टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, तो एक तरह से खाली उसी ज़मीन में लगे रहना ज़रूरत है या नहीं है, उससे अच्छा है कि कहीं और काम करें और उनको पैसा भी आता रहे। ठीक है, टू एनेबल देम टू अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम, तो इनकम भी उनका बढ़ेगा अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है तो। टू एनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल, तो प्रॉब्लम से भी बाहर निकल पाएंगे अगर उनको अलग सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, अलग काम मिलता है देन एग्रीकल्चर। तो ठीक है, सो नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो और कौन कौन से हैं, ये तो फार्म एरिया हो गया। नॉन फार्म एरिया में क्या क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री। सो फार्म एरिया मतलब होता है कि आपका खेती बाड़ी,
खेती बाड़ी के अलावा और कौन से एरिया हैं, एक्टिविटी है जहाँ पे कि किसान जो है अपने आप को एम्प्लॉय कर सकते हैं? तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब भेड़ बकरी पालना, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं इसको, याद रखना। लाइव स्टॉक फार्मिंग आंसर यही लिखना है। इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न विद द ब्रीडिंग, रेयरिंग, केयरिंग फॉर फार्म एनिमल। तो जब हम फार्म एनिमल्स को, जैसे गोट हो गया, काव हो गया, ये सब चीज़ को हम तो अंडर लाइव स्टॉक फार्मिंग में देखते हैं कैटल, कैटल मतलब भेड़ बकरी रखते हैं, डक हो गया, हैन वगैरह रखते हैं, ये सब चीज़ रखते हैं। इंडिया ओन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक भेड़ बकरी हमारे यहाँ है। लाइव स्टॉक सेक्टर प्रोवाइड अल्टरनेट लाइवलीहुड टू ओवर मिलियन स्मॉल फार्मर, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन आर, औरतें भी बहुत ज़्यादा काम करती है, भी एक फ़ायदेमंद है। इन इंडिया पोल्ट्री अकाउंट फॉर 58% ऑफ शेयर्स आउट ऑफ लाइव स्टॉक। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मुर्गी जो पालते हैं उनको बहुत ज़्यादा शेयर है इसमें आउट ऑफ टोटल लाइव स्टॉक फार्मिंग इन इंडिया में, ठीक है। डेयरी फार्मिंग जो होता है अनदर एक्सपेक्टेड इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व ब्रीडिंग, rearing and utilization of dairy animal for the production of milk and variety of dairy product processed from them। तो मिल्क, पनीर वगैरह और भी घी वगैरह ये सब चीज़ का जो हम मिल्क से बना सकते हैं, तो ये है डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर ओवर द लास्ट 3 decades इज क्वाइट अनइम्प्रेसिव ड्यू टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। क्या है ये ऑपरेशन फ्लड है? इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। ब्रिगेश कुरीन जो हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया है, जिन्होंने अमूल का सक्सेसफुल के पीछे उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। 17 मिलियन टन्स इन 1950 से 165.4 मिलियन टन्स हम 16-17 में हमने मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया। इसी को बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन, इट वाज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप पूछ सकते हैं, सो याद कर लेना। कब बना था? 1970 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर विरगेश कुरीन, ठीक है। ये नाम याद रखना, हमेशा पूछा जाता है, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अंडर द ऑपरेशन फ्लड ऑल फार्मर्स पूल देयर मिल्क प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रेड्स एंड मार्केटेड टू अर्बन सेंटर्स थ्रू कोऑपरेटिव। और क्या करते हैं, सारा फार्मर जो होते हैं अपने मिल्क को कंट्रीब्यूट करते हैं और देन दे आर ग्रेडेड एंड फाइनली सोल्ड इन द अर्बन मार्केट। गुजरात हेल्ड द सक्सेस स्टोरी इन दिस मॉडल विच हैज़ बीन फॉलोइंग बाय मेनी स्टेट। आप जैसे कि दिल्ली में है आपका मदर डेयरी है, ये क्या है? गुजरात के मॉडल पे ही दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी खुला हुआ है, ये भी एक कोऑपरेटिव है। फिशरीज अनदर एस्पेक्ट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में अंदर आता है। फिशरी रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू द कैचिंग, मछली पकड़ना, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग फिश इन द मार्केट। फिशरी सेक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ, क्योंकि जो लोग इसमें एंगेज होते हैं उनको पैसा आता है, उससे उनका कंडीशन इंप्रूव हो रहा है। इंडिया आफ्टर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द बजटरी एलोकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन फिशिंग एंड एक्वेटिक द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज हैज़ कम ए लॉन्ग वे। तो गवर्नमेंट के स्टेप से, नए नए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने से आज इंडिया में फिशरी बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? द वाटर बॉडीज लाइक सी, ओशन, रिवर एक्सेट्रा आर कंसिडर एज ए मदर सिंस दे प्रोवाइड लाइफ गिविंग सोर्स टू द फिशर कम्युनिटी। तो एक तरह से ऐसे सोर्स जहाँ से मछली मिलता है उसको एक तरह से हम मानते हैं कि लाइफ गिविंग सोर्स है, जिससे कि बहुत सारे लोग अर्न करते हैं पैसा। द फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्स कंट्रीब्यूटेड 64%, यानी कि इनलैंड मतलब होता है नदी नालों में जो मिलता है, और ओशनिक जो हो गया वो 36% है जो कि ओशन से आता है, ठीक है। टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट फॉर 0.8 ऑफ जीडीपी, मतलब जो भी हमारा जीडीपी है, इनकम है, उसमें से 1 से कम परसेंट जो होता है वो कहाँ से आता है? फिशरी से आता है। एमंग स्टेट केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मैरिटाइम फिश प्रोडक्ट। आमतौर पर जो समुद्र के किनारे स्टेट हैं उन लोग ज़्यादा इस पे इंगेज होते हैं। 60% ऑफ वर्कर्स इन एक्सपोर्टिंग मार्केटिंग, 40% ऑफ वर्कफोर्स इन इंटरनल मार्केटिंग वुमेन है। तो वुमेन भी अब ज़्यादा वर्कफोर्स में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, एंड दे आर ऑल्सो बिकमिंग अर्निंग मेंबर, एंड दिस इज द ओनली वे थ्रू विच दे कैन इम्प्रूव देयर कंडीशन, ठीक है। सम प्रॉब्लम्स इन दिस सेक्टर, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन सेक्टर में देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लो पर कैपिटा इनकम, बहुत कम है पर कैपिटा इनकम, एंड फाइनली, ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो करना,
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टिम्बर क्रॉप्स, फ्लावर, मेडिसिनल प्लांट, ये सब चीज़ ग्रो करने को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। दीज क्रॉप्स प्ले एन विटफुल रोल और वाइटल रोल इन द प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशियस बिसाइड्स एड्रेसिंग एम्प्लॉयमेंट। एक तो हॉर्टिकल्चर डेवलप होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। दूसरी बात है कि उनको अच्छा खाना मिल पाएगा, न्यूट्रिशियस फूड मिल पाएगा, जिससे कि वो अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। इंडिया हैज अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर एज इट्स ब्लेस्ड विद अ वेराइटी ऑफ क्लाइमेट। आपको पता है इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो है अलग अलग तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं। एक तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट नीचे पाया जाता है, ठीक है, और फिर इधर अल्पाइन हो गया, डेजर्ट हो गया, अलग अलग तरह क्लाइमेट, और इसी से अलग अलग वेराइटी ऑफ plant can be grown. It has been estimated that this sector provide employment to 19% of total labor force. ये भी बहुत सब्सटेंशियल है कि ये सेक्टर में से 19% जो होता है इस सेक्टर का होता है, लेबर फोर्स में इंगेज होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द हॉर्टिकल्चर, तो हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पीरियड फ्रॉम 1991 and 2003 is known as the golden revolution, because during this period the improvement in the horticulture sector become highly productive and this sector emerge as a sustainable। तो हॉर्टिकल्चर जो है अब इम्पोर्टेंट हो गया है गोल्डन रेवोल्यूशन के बाद, और अब इवन मनी इन्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट इन प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर अब पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू हो गया। इंडिया हैज़ ए सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है आपका फिश और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में। हॉर्टिकल्चर हैज़ इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से ऑटोमेटिकली गाँव वगैरह में लोगों का कंडीशन इंप्रूव होगा, वुमेन को काम मिलेगा, और ये एक फ़ायदा है हॉर्टिकल्चर डेवलप करने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक अलग एस्पेक्ट है, ठीक है। सो ये हम देखते हैं क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So information technology, it refers to that branch of engineering that deals with the use of computer and telecommunication to retrieve and store and transmit information। तो एक तरह से IT टेक्नोलॉजी वो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जो कि हेल्प करता है स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज द मेनी सेक्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर ऑल्सो। गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मेनी सेक्टर, और इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते कब बारिश होगा, लेट आएगा, कम ज़्यादा आएगा, धूप के बारे में, टेम्परेचर वगैरह, ये सब चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसकी मदद से, और देयर बाय वी कैन प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। इट सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इट्स एप्लीकेशन फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। हम कैसे अलग अलग क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, कब लगाना चाहिए, कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, ये सब चीज़ हम IT सेक्टर की मदद से एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो डेवलपमेंट जिसमें कि हम ना अभी के नीड को पूरा कर सके बल्कि फ्यूचर के नीड को भी हम पूरा करते हैं, या वो डेवलपमेंट जिसमें कि एनवायरनमेंट को ख़राब ना कर रहे हैं, सॉइल को ख़राब ना कर रहे हैं। इसको अगर सॉइल को प्रोटेक्ट करके, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके हम अगर डेवलपमेंट लाते हैं तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सो हम पहले देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर दैट अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल यूज़ ना करना, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करना, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज़ करके खेतीबाड़ी करने को बोलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेफ एंड हेल्दी फूड। तो ऐसा फूड प्रोड्यूस करना जो सेफ हो, हेल्दी ना हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट सिस्टम विच मेंटेन एंड एनहेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस, और इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या क्या है, इससे कुछ बेनिफिट है, कुछ इस प्रॉब्लम है। इट ऑफर ए मीन्स ऑफ सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट कॉस्टियर एग्रीकल्चर इनपुट विथ लोकली प्रोड्यूस चीपर ऑर्गेनिक इनपुट, ठीक है। सो क्या बेनिफिट है, इट जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके अच्छा पैसा अर्न करते हैं, हमारे हेल्थ अच्छा रखता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ नहीं करते, तो इस तरह से ये अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन इससे कुछ चैलेंजेस है, इसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू प्रोडक्शन बढ़ाना तो हमें ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि डेवलपिंग कंट्री पर होता नहीं है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटी, ऐसे प्रोडक्ट को बेचने का भी कोई इतना ज़्यादा मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, और कि स्टोर करके रख सके इसको। लो यील्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा है कि बहुत कम प्रोडक्शन होता है,
और ये एक डिफ़िकल्टी इंडिया जैसा कंट्री में, शॉर्टर फूड लाइफ। और इसका जो हम जैसे जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह से जो फूड ग्रो करते हैं वो हम बहुत सालों तक स्टोर, बहुत दिन महीने तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे कुछ डिफ़िकल्टी है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे चैनल समझ में आ गया है, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।